नाउ नेक्स्ट इज द आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लिखो, हेडिंग डालो, आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? अच्छा आप बताओ कि बॉन्ड का क्या मतलब बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आयनिक मतलब क्या हो गया, आयंस के बीच का बॉन्ड, ठीक है ना। आयंस के बीच का जो बॉन्ड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड, या फिर इसी को क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है और क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लिखो सबसे पहले, द केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन आयंस, ठीक ना, या फिर बोल सकते हो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या लिखोगे आप, द केमिकल बॉन्ड the chemical bond which is formed by the transfer of electron, by the transfer of electron। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और एक बात हमेशा याद रखना आप कि कोई भी अगर गेन करे तो सामने क्या होना चाहिए, लूज करने वाला होना चाहिए। कोई भी लूज कर रहा है तो सामने गेन करने वाला होना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा था अपने 10th क्लास में कि सोडियम को केरोसिन के ऑयल में डिप करके रखते हैं तो वो क्या रहता है, एक्सप्लोड नहीं करता है, एक्सप्लोसिव नहीं करता है, वो सुरक्षित रहता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि केरोसिन के ऑयल में जब आप डिप करके रखते हो तो वहां पर कोई असर नहीं देखने को मिलता है। तो खास बात किसकी है, केरोसिन ऑयल की है, ठीक ना, कि वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, ठीक है ना। जो भी हमारे पास में ऑयल है ना, वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते हैं। सोडियम लूज करना चाहता है बट गेन करने के लिए कोई नहीं है। वहीं वाटर में डाल दो आप तो क्या कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन है वहां पर, क्या है, ऑक्सीजन है, उसके पास क्या है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जगह है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसी वजह से वो क्या कर जाता है, हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक करता है और तुरंत हमारे पास में सोडियम के साथ में रिएक्ट कर जाता है, यानी कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और ये लेन देन का कार्यक्रम बहुत फास्ट चलता है, इसी वजह से वहां पर एक्सप्लोजन होती है। क्या होती है, एक्सप्लोजन होती है। बोलो बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। तो लिखो, तो लिखा हमने कि क्या, द केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज, एक क्या करेगा, दैट इज द फॉर्म, दैट इज द, दैट इज फ्रॉम outermost orbit of an atom, one atom, ठीक ना, one atom to outermost orbit of, to outermost orbit of another atom, ठीक ना। एक क्या करता है, लूज करता है, और दूसरा क्या करता है, गेन करता है। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ NaCl, किसका, NaCl का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। जैसे कि अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, इसके वैलेंस सेल में से, ठीक ना, ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। ये क्या करता है, अपने वैलेंस सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को किस में देता है, क्लोरीन के वैलेंस सेल में, ठीक ना। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो जाएगा 5। वही बात शुरुआत में जो हम लोगों ने बात किया था ऑक्टेट रूल की, ठीक ना। तो ये क्या करता है, ये जो s में एक इलेक्ट्रॉन है, ये s का एक इलेक्ट्रॉन किस में देता है, इस p में देता है, ठीक है ना। इसके पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। और जैसे ही ये लेन देन का कार्यक्रम पूरा होगा, पूर्ण होगा, जैसे ही लेन देन का कार्यक्रम, तो होगा क्या, इसके वैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके वैलेंस सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस तरह से अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक बात याद रखना आप कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, अब देखो जैसे ही मतलब ये लूज करेगा, ये नियरेस्ट नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेगा, दैट इज द नियोन। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेगा। नियन जिसका कि कितना एटॉमिक नंबर होता है 10, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 हो जाएंगे ना। तो किसका नियरेस्ट नोबेल गैस को नियन का नोबेल गैस को नियन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या कर लेगा, ये फाइंड आउट कर लेगा। वेयरएज अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या कर लेगा, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट कर लेगा। किसका, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट कर लेगा। और इस तरह से ये दोनों ही क्या कर लेंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और इस सोडियम पर चार्ज कैसा आएगा, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो लूज करने पर हमेशा चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। और मतलब दान करने पर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। मतलब बोल सकते हो वही पुण्य वाली बात हो गई, ठीक है ना। इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है ना। मतलब और सिंपल सी बात है यार, मतलब जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो गेन करेगा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में, क्लोरीन पर क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। ऐसा ही होगा ना, अपने वैलेंस सेल में से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे ये चीजें होगा ना, तो सोडियम पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है ना कि दो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या लगता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी, है ना, कि दो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या लगता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा। सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखा सकते हो, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। कितना था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 281 था ना। सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद बगल में क्या पड़ा हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है इन देयर वैलेंस शेल। तो ये जो हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैलेंस शेल में देगा। और इस पर क्या आएगा, सोडियम पर चार्ज आएगा हमारे पास में पॉजिटिव और क्लोरीन पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। दोनों नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट कर लिए। और ये दोनों ही क्या है हमारे पास में, अपोजिट चार्जेस हैं। क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं। तो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि आयंस के बीच में लग रहा है ना, इस वजह से इस बॉन्ड को क्या नाम दे दिया गया, या फिर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दे दिया गया, आयोनिक बॉन्ड, ठीक ना। ये भी क्या हमारे पास में आयन है, ये भी आयन है। जो चार्ज्ड स्पीसीज होते हैं उनको क्या कहा गया है, आयन कहा गया है। और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं उनको कैटायन बोलते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि आयंस के बीच में लग रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड। क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड। और क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो अपोजिट चार्जेस के बीच में लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स अपोजिट चार्जेस के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना। तो वहीं से इसका नाम आया है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम आया है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम आया है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बोलो बात समझ में आ रही है ये, बोलो ये बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अपोजिट चार्जेस के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिख लो आप, अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब जैसे कि MgCl2 में अगर बोला जाए तो MgCl2 में भी आप दिखा सकते हो ना, बिल्कुल दिखा सकते हो। बताओ इधर लिखना हो चुका है तो मिटा दूं मैं। तो देखो MgCl2 में तो क्लोरीन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। मैग्नीशियम यहीं पर देख लो, ठीक ना। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो इसके पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहा होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा। बोलो देगा। और इस तरह से अब क्योंकि इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 282 होता है ना।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, इस वजह से कितने क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है ना। और जैसे ही ये होगा तो फिर मैग्नीशियम पर चार्ज क्या आएगा, 2+ का चार्ज आएगा, यानी कि कैटायन का फॉर्मेशन होगा। और जो हमारे पास में क्लोरीन है, इस पर क्या रहा होगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से रहा होगा। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, आयनिक बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने की वजह से इसको क्या नाम दिया जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने की वजह से इसको नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने की वजह से इसको नाम क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बोलो क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें। अब कंडीशन क्या होते हैं, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, या फिर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि आयनिक बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए अफेक्ट करते हैं। तो पहली बात देखो, यहाँ पर 2 चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है, एक क्या कैटाइन और एक क्या है अनाइन। तो कैटाइन फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, और लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा मतलब क्या, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था कि आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। वो जितना कम होगा उतना ही जल्दी कैटायन का फॉर्मेशन होगा। आयनाइजेशन एनर्जी कम मतलब कैटायन का फॉर्मेशन जल्दी, इजिली कैटायन का फॉर्मेशन होगा ना। और इसके ऑपोजिट जो एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह लो, आप क्या कह लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई फॉर एनायन। एनायन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिखो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, लिखो नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ for the formation of आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए कौन कौन से हमारे पास में कंडीशंस होने चाहिए, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। पहली बात देखो, आयनिक बॉन्ड किनके बीच में होगा, आयंस के बीच में होगा। एक तो क्या होगा, कैटायन होगा, एक दूसरा क्या होगा हमारे पास में, एनायन होगा, ठीक है ना। तो ए एटम के पास, ए क्या हमारे पास में, कैटायन है। कैटायन का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। और बी के पास इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शुड बी हाई फॉर द एटम बी, ठीक है ना। यानी कि पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या निकल के आएगी, कैटायन के लिए, दूसरी कंडीशन किसके लिए निकल के आएगी, एनायन के लिए, ठीक है ना। और थर्ड जो होगा हमारे पास में, थर्ड कंडीशन, जब ये आयंस में फॉर्मेशन हो जाएंगे, फॉर्म्ड हो जाएंगे, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। यानी कि लेटिस एंथैल्पी की बात करेंगे, लेटिस एनर्जी की बात करेंगे, तो आप लिखो, तो ए एटम जो है ना, ये जो कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कैटायन शुड बी लो। क्या होना चाहिए, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है कैटायन का वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, सो दैट कैटायन कैन फॉर्म इजिली, ताकि कैटायन जो है ना वो क्या हो सके, इजिली फॉर्म हो सके। और एनायन जो है, एनायन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी कि क्या ये कैसा एलिमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कैटायन कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, वैसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद पर क्या चार्ज कैरी करना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करना चाहते हैं। यानी कि ये क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम लोग किसको बोलते हैं, मेटल।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होने चाहिए। और एनाइन जो है, एनाइन का क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शुड बी हाई, द एटम बी शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्या होना चाहिए, यानी कि एनाइन के पास में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और एफिनिटी ऑफ एनाइन शुड बी हाई, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है। और ये किनके पास में होती है, जो हमारे पास में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोले तो हेलोजेंस हो गए, चेल्कोजेंस हो गए, या फिर हमारे पास में निकोजेंस हो गए, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो, हेलोजेंस, चेल्कोजेंस और निकोजेंस। और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि अल्कली मेटल हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, ये सब क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो अल्कली मेटल्स, ये इस कटाइन की जगह पर अल्कली मेटल्स होंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो सकते हैं। और एनाइन की जगह पर क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल्स, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि हेलोजेंस हो गए या फिर चेल्कोजेंस हो गए। चेल्कोजेंस बोले तो ग्रुप 16 वाले एलिमेंट, और निकोजेंस बोले तो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब क्या, ग्रुप 15, 16, 17 एलिमेंट, ठीक है ना, ये सब हो सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है आपको। तो ये दो कंडीशन रहे होते हैं। एंड थर्ड कंडीशन इज आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, जो आयन फॉर्म होंगे, क्रिस्टल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे, तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज द लेटिस एनर्जी या फिर लेटिस इंथैल्पी शुड बी हाई। यानी कि जब क्या कर लेंगे, ये कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे और वहां से एनर्जी रिलीज होगी। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, उसको क्या कहा जाता है, लेटिस एंथैल्पी, क्योंकि लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं, क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं, इसी वजह से उस एनर्जी को क्या नाम दिया गया है, लेटिस एनर्जी या फिर लेटिस एंथैल्पी। तो लिखो आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, मिटा दो इधर, तो क्या लिखोगे, लिखो आगे, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, थर्ड कंडीशन इज आफ्टर द फॉर्मेशन या फिर आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ion forming crystal ionic solid, ions forming crystal ionic solid and liberate some amount of energy and liberated some amount of energy, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, and liberated some amount of energy, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लेटिस एनर्जी, कॉल्ड लेटिस एनर्जी। लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं और इसी वजह से इसको नाम क्या दिया गया है, लेटिस एनर्जी, ठीक है ना, लेटिस एनर्जी। बोलो ये बात समझ में आ रही है आपको, बोलो ये बात समझ में आ रही है। तो लेटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव आयन फॉर्मिंग क्रिस्टल आयनिक सॉलिड एंड लिबरेटेड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी शुड बी हाई, ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, शुड बी हाई। ये जो लेटिस एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि क्या किया, ए पॉजिटिव का फॉर्मेशन हुआ पहले, फिर उसके बाद में बी नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ, इसने आयन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, आयन का एनायन का फॉर्मेशन हुआ, और इनके बीच में क्या लगा, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में क्या लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन हुआ, सॉलिड का फॉर्मेशन हो गया,
और यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, जो एनर्जी रिलीज हुई ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही है। अब लेटिस एनर्जी को अफेक्ट करने वाले वेरियस फैक्टर होते हैं। कौन कौन सा फैक्टर होता है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द, तो लेटिस एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या होता है, तो जब क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द 1 मोल ऑफ आयन, ठीक ना। यानी कि मतलब क्या बोल सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होता है जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। क्या 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटिस एनर्जी। तो लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द amount of energy released। ये क्या होता है, amount of energy released when cation and anion brought together in their crystal lattice। या फिर आप लिख सकते हो amount of energy released when cations and anions, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो when 1 mole of ionic compound is formed, ठीक ना। when cation and anion brought together in their crystal lattice, brought in their crystal lattice to form 1 mole of ionic compound, to form 1 mole of ionic compound। जब ये क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जब कैटायन और एनायन को उनके क्रिस्टल लेटिस में क्या किया जाता है, मतलब जब वो क्रिस्टल लेटिस में क्या आते हैं, मतलब एक दूसरे, मतलब क्रिस्टल लेटिस में आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे के क्लोजर जब आ जाते हैं, क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है ना, उस रिलीज्ड एनर्जी को क्या कहा गया है, लेटिस एनर्जी या फिर लेटिस इंथैल्पी कहा गया है, ठीक है। एक बात आपको ध्यान में रखना है, जितना मतलब लेटिस इंथैल्पी जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, यानी कि जितनी ज्यादा लेटिस इंथैल्पी होगी उतनी ही ज्यादा आयनिक कंपाउंड फॉर्म होने की टेंडेंसी होती है, ठीक ना। ग्रेटर द, या फिर लिखो नोट में इस बात को लिखो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी, greater the tendency to form, greater the tendency to form ionic bond, greater the tendency to form ionic bond, ठीक है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी, ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने की टेंडेंसी होगी, जितना ही ज्यादा क्या होगा, लेटिस एंथैल्पी या फिर लेटिस एनर्जी होगी। बोलो बात समझ में आ रही है ये। अब देखो टेंडेंसी यानी कि कहने का मतलब क्या है, सिंपल अगर आप इसको एक लाइन में कहना चाहो ना, तो लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। बोलो ये बात क्लियर है। और लेटिस एनर्जी के लिए दो चीजें डिपेंड करेंगी, एक तो क्या होगा उनका चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और दूसरा क्या होगा आर, क्योंकि इनके बीच क्या लग रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना। और आपने पढ़ा होगा जब आप मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े होगे ना, F इज इक्वल टू क्या लिखा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर, यही पढ़ा था ना। तो Q1 Q2 क्या होता है, चार्ज होता है। दो अपोजिट चार्जेस जो होते हैं ना वो हमारे पास में चार्ज रहा होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो चार्ज का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आर क्या है, नीचे है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। डिस्टेंस जितना कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा। ठीक है ना। तो लिखो, फॉर हाई लेटिस एनर्जी, फॉर हाई लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी हाई होने के लिए क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ क्या होता है हमारे पास में, F इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जहां पर Q1 Q2 क्या है, चार्ज ऑफ केटायन, यानी कि अगर एक क्या होगा हमारे पास में, चार्ज ऑफ केटायन, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन केटायन। और ये क्या हो गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन चार्ज ऑन एनायन। एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। आर क्या है हमारे पास में, डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन, डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। किसके बीच का डिस्टेंस, केटायन एंड एनायन के बीच का डिस्टेंस। बोलो बात समझ में आ रही है ये। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई हो, इसके लिए सबसे पहले क्या बात किया हम लोगों ने, आयनिक बॉन्ड। देखो रो किस तरह से चल रही है। पहले हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में बात किया। आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने की टेंडेंसी कहां पर ज्यादा होगी, जहां पर लेटिस एनर्जी ज्यादा होगा। लेटिस एनर्जी कब ज्यादा होगी, लेटेस्ट एनर्जी को अफेक्ट करने, पहले तो हम लोगों ने क्या बात की, आयनिक बॉन्ड को फॉर्म होने की टेंडेंसी, तीन फैक्टर रहे होते हैं। कैटायन होने के लिए हमारे पास में, मतलब बोल सकते हो कि आयनेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए था, कैटायन का कम होना चाहिए, एनायन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन था लेटिस एनर्जी, कि लेटिस एनर्जी शुड बी हाई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिर हमने ये बात करा कि लेटिस एनर्जी क्या होती है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब क्या होता है, 1 मोल ऑफ कैटायन और एनायन पास आते हैं और क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेटिस एनर्जी। फिर लेटेस्ट एनर्जी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, तो इसके लिए हमारे पास में दो फैक्टर हैं। एक क्या हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में होगा। और डिस्टेंस जो है उतना जितना कम होगा, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि आयनिक बॉन्ड क्या होगा उतने, यानी कि लेटिस एंथैल्पी क्या होगी वहाँ पर, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो देखो, तो क्या है हमारे पास में कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, पहला जो हमारे पास में लेटिस एनर्जी हाई होने के लिए, ठीक है ना, लेटिस एनर्जी हाई होने के लिए चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और जो हमारे पास में डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन शुड बी लेस। मिटा दूं, तो लिखो, नेक्स्ट लिखो कि लेटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एंथैल्पी। तो इसमें पहली बात जो है हमारे पास में, चार्ज, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन शुड बी हाई। कैटायन और एनायन में जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन आयंस, सेकेंड फैक्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन आयंस, डिस्टेंस बिटवीन आयंस शुड बी लेस, या फिर शुड बी
लो, क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। फॉर दैट रेडियस ऑफ आयन शुड बी लो, और इसके लिए जो रेडियस है वो रेडियस क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ आयंस शुड बी लो। अब अगर हम आपसे पूछें कि किसके पास दो मॉलिक्यूल दे दिया हमने आपको, दो आयनिक कंपाउंड दे दिया, NaCl और दूसरा क्या है CHCl, तो किसके पास आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, बताओ। क्लोरीन तो दोनों में कॉमन है, चेंज क्या हो रहा है, कटायन चेंज हो रहा है, एक का साइज बड़ा है और एक का साइज क्या है, छोटा है। तो लेटिस एंथैल्पी कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और लेटिस एंथैल्पी जहां पर ज्यादा होती है वहीं पर क्या होता है, हमारे पास में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो कहां पर ज्यादा होगा, NaCl में। तो NaCl हैज मोर टेंडेंसी, तो आप इसके पास क्या लिख सकते हो, मोर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, मोर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। इसके पास आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो यही बात रही होती है, ठीक ना। तो ये लिखो, आप नोट करो। हुँ? क्या, बोलो बोलो, लिखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, लिखो, हेडिंग डालो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक ना। सबसे पहला जो है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक ना। फर्स्ट जो है वो क्या है, ये ध्यान दो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, हाई। ऐसा होने के पीछे का रीजन क्या है कि हाई क्यों होगा, रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है, सिंपल रीजन ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से यहां पर क्या होगा हमारे पास में, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होती है, हाई होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, पहले मेल्ट होने के लिए क्या होगा, उनके बीच का बॉन्ड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। बॉयल होने के लिए भी उनके बीच का बॉन्ड क्या होना चाहिए, वीक होना। पहले मेल्ट होगा तभी तो बॉयल होगा। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई है तो एनर्जी हाँ, पहले मेल्ट होगा ना, फिर ना बॉयल होगा। आइस डायरेक्ट मतलब उबलने लगता है क्या, पहले पानी में बदलेगा ना भाई, ठीक है। तो बस वही बात है, ठीक है ना। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं इनके बीच में, सॉरी, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, किस वजह से, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें। एंड नाउ नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है हमारे पास में, आयनिक कंपाउंड जनरली नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब बताया था हमने, जिनके पास स्केपिंग टेंडेंसी नहीं होती है, ठीक ना। तो आप क्या लिखोगे, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में, नॉन वोलेटाइल। क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल, जिनके पास स्केपिंग टेंडेंसी नहीं होती है। और ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, ठीक है ना, हार्ड एंड ब्रिटल आयनिक कंपाउंड्स हार्ड एंड ब्रिटल मतलब भंगुर होते हैं बोल सकते हो, ठीक ना, हिंदी में अगर कहना चाहें तो, ठीक ना। हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, बट स्प्लिट हो जाते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, स्प्लिट्स ऑन हैमरिंग, स्प्लिट्स ऑन हैमरिंग। जब हैमरिंग किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट्स हो जाते हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो फोर्थ पॉइंट लिखो, क्यों सॉल्युबल होंगे, क्योंकि चार्ज स्पीसीज होते हैं,
आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल होंगे? क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? चार्ज्ड होते हैं, और चार्ज्ड होते हैं, और ये जो H2O है वो क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है, यानी कि ये भी चार्ज कैरी कर रहा होता है, पार्शियल चार्ज ही सही, बट ये चार्ज कैरी कर रहा होता है, पोलरिटी डेवलप होती है, डाइपोल मोमेंट होता है इसमें, ठीक ना। तो पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से, पोलर मतलब क्या? पार्शियली ये हमारे पास में क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक ना, चार्ज होता है। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है। और सॉलिबिलिटी की एक खास बात रही होती है, क्या खास बात रही होती है? लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि एक जैसी जो चीजें होती है वो आपस में क्या हो जाती हैं? घुल जाती हैं। जैसे कि ऑयल, जो कि हमारे पास में क्या? चार्ज है, जबकि हमारे पास हमने क्या बताया कि जो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ऑयल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नॉन पोलर हैं, ठीक ना, उन पर चार्ज नहीं आता है, ठीक ना, पार्शियल चार्ज भी नहीं आता। इसी वजह से वाटर जो है ऑयल में सोल्यूबल नहीं होता है, चाहे ऑयल वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में सॉल्युबिलिटी को लेकर के बात रही होती है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के है, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करते हैं, बट मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, ठीक ना। तो लिखो, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, वेयर एज, मिटा दो इधर, हो गया है ना। लिखो, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। नहीं करने के पीछे का रीजन क्या है? आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। रीजन क्या है? सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आयंस जो है ना वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, ठीक ना। या फिर लिख लो यहां पर, रीजन क्या है हमारे पास में? रीजन इज दैट इट्स आयंस, या फिर आयंस आर हेल्ड टुगेदर, हेल्ड टुगेदर, या फिर हेल्ड firmly at their position, held together at their position, ठीक है। एंड नॉट फ्री फॉर मूवमेंट, एंड नॉट फ्री फॉर मूवमेंट, और मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये अपने पोजीशन पर क्या होते हैं? फ्रेमली फिक्स्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता है। टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो क्या होने चाहिए? फ्री आयंस होने चाहिए जो कि मूव कर सकें, या तो क्या होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं। जैसे ही उसको पानी में डालेंगे तो उसको क्या मिलेगा? मूवमेंट करने के लिए मीडियम मिलेगा। आयंस को मूवमेंट करने के लिए क्या मिलेगा? मीडियम मिलेगा, और आयंस के मूवमेंट की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आयनिक सॉलिड जो होते हैं, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट और मोल्टेन स्टेट। आयनिक, क्या लिखोगे? बट आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट। मोल्टेन का मतलब क्या हमारे पास में? मेल्ट करके, मतलब उसके मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर पर हीट करके उसको मेल्ट कर देंगे तो भी वो क्या कर सकता है? आयंस का मूवमेंट कर सकता है वहां पर भी, ठीक ना। और एक्वस स्टेट मतलब क्या? मतलब पानी में डिजोल्व कर दिया, तो पानी क्या करेगा? मीडियम प्रोवाइड करेगा जिससे कि आयंस क्या कर पाएंगे? मूव कर पाएंगे, ठीक ना, फ्री फॉर मूवमेंट होंगे, ठीक ना। इसमें क्या होगा? आयंस फ्री फॉर मूवमेंट, इसमें क्या होगा? आयंस
फ्री फॉर मूवमेंट। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है। आयनिक कंपाउंड शोज वेरी फास्ट रिएक्शन। जनरली केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयंस या फिर आयनिक कंपाउंड इज वेरी फास्ट। जनरली लिख लो, इस बात को भी लिख लो, क्योंकि आयंस मतलब क्या है, मतलब चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से उनके बीच में रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। लिखो, क्या लिखोगे, आयनिक कंपाउंड्स या फिर रिएक्शन बिटवीन आयनिक कंपाउंड लिखो, क्या लिखोगे, रिएक्शन बिटवीन आयनिक कंपाउंड, रिएक्शन बिटवीन आयनिक कंपाउंड इज वेरी फास्ट। क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। जैसे कि NaCl है और AgNO3 है, सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। ठीक ना, तो इनके बीच में रिएक्शन जो होती है ना, वो बहुत ही फास्ट होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं, वेरी, क्योंकि रिएक्शन के लिए आयंस इजिली अवेलेबल है ना, आयंस ही तो है ना। जैसे पानी में डिजोल्व किया तो फिर क्या हो गया, आयंस। तो यहाँ पर क्या बनता है, AgCl का PPT बनता है। AgCl का क्या बनता है, PPT बनता है, जो कि सॉलिड स्टेट में, और NaNO3 हमारे पास में एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहा होता है। तो रिएक्शन क्या देखने को मिलता है, फास्ट देखने को मिलता है। तो ये था हमारे पास में क्या, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं, कहाँ पर फॉर्म होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और इसके अलावा आयनिक कंपाउंड के क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, जहाँ पर कि हम लोग कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, लुईस स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करना है उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से रहा होता है, उन सब के बारे में आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थियरी रहा होगा, और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ते चलेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।